अब ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं फिर। गुड मॉर्निंग गाबा सर, बताइए आपका पहला क्विक सिंगल। गुड मॉर्निंग। स्टॉक का नाम है MCX। आई थिंक यह भाग रहा है, 2252 पर ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है 2300 पार कर ही लेगा। MCX स्टॉप होगा 2225 पर, ध्यान देना चाहिए। MCX पर ध्यान दीजिए। ये हो गई गाबा सर की पिक का। मानस, आप क्या पिक कर रहे हैं? देखिए, मेरा पिक मन्नापुरम है। मन्नापुरम अगर आप देखिए तो पिछले करीब 2 मंथ से लोअर लेवल पे 140 के आसपास सपोर्ट लेता है। आज इंपॉर्टेंट ये है कि 20 डे मूविंग एवरेज को स्टॉक ने मन्नापुरम ने रिगेन कर लिया है। वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले हैं, तो मन्नापुरम में खरीदारी करने की राय रहेगी। करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए 142 के स्टॉप लॉस से, और 148 तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं मन्नापुरम में। ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना हो तो 145 वाला कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है मन्नापुरम का। माफ करिएगा, वहां लिक्विडिटी नहीं है मेरे ख्याल से, बैन में है शायद, आई एम नॉट श्योर, बट कैश में आप ये डेफिनेटली ट्रेड ले सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये हो गया मन्नापुरम। आज एम फैक्टर हावी है। आई मीन MCX आ गया, मन्नापुरम आ गया, गेनर्स में मेट्रोपोलिस भी शामिल है, तो आज एम फैक्टर थोड़ा सा काम करता हुआ शीर्ष पर इस वक्त। आशीष बैती जी, आपका ट्रेड क्या होगा? एम के बाद एन से देना चाहूंगा। नेस्ले में खरीदारी की सलाह रहेगी। नंबर्स के बाद कल स्ट्रांग मूव था इसमें, और आज वापस फॉलो थ्रू बाइंग बहुत स्ट्रांग देखने मिल रही है। मुझे लग रहा है इन लेवल्स पे बहुत अच्छे 52 वीक हाई पे ऑलरेडी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और जिस हिसाब का सेटअप बना हुआ है इसमें हमें लगता है 25,000 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो खरीदारी की सलाह है नेस्ले में। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना हो 23,900 का एक एसएल मेंटेन करे। ओके, राजेश जी, ओ से क्या देंगे आप? वीरेन जी, मेरे लिए हाँ हाँ, आप ही के लिए। अच्छा, नहीं, मैंने मेरा नाम नहीं सुना बाकी सब सुना। देखिए वीरेन जी, नज़र है कैनफिन होम फाइनेंस पे। मेरी नज़र है कैनफिन होम फाइनेंस पे। एक बेहतरीन स्ट्रक्चर है, कल भी इस पे बात हुई थी। मुझे लगता है कि इसका जो टारगेट है वो रहेगा 800-810 का। तो एक बड़ा ब्रेकआउट मुझे लगता है यहाँ पे पेंडिंग है, तो 770 के ऊपर हम कैनफिन होम फाइनेंस को बाय करेंगे। स्टॉप लॉस जो रखेंगे वो रहेगा 760। ये राजेश जी, एक्चुअली थोड़ा सा वॉल्यूम का लैग हो जाता है वीरू का। वो जोक जो था समझे नहीं वो, क्योंकि M से स्टार्ट हुई फिर N पे आए, तो आपके लिए O से अगर कोई स्टॉक था तो O से ज़्यादा स्टॉक्स हैं भी नहीं एक्चुअली। प्रशांत जी, P से तो काफ़ी स्टॉक्स हैं और आपका तो नाम भी P से स्टार्ट हो रहा है, तो आपका क्विक सिंगल P से या कुछ और? जी, एक्चुअली परसिस्टेंट होता था, थोड़ा वेट करूंगा अनुज जी। मुझे जो अभी स्टॉक काफी अच्छा लग रहा है, इनफैक्ट बहुत अच्छे सपोर्ट लेवल पे लग रहा है, रिस्क कम लग रही है, वो होगा DLF। ये करीबन 563 के आसपास, 563 के आसपास ट्रेड कर रहा है स्पॉट। मेरा स्टॉप लॉस होगा 554, और जो टारगेट में दिख रहा है वो 580 का होगा। मुझे लग रहा है ये स्विंग हाई को रिटेस्ट कर सकता है, इनफैक्ट एक नया हाई भी बना सकता है। तो DLF मेरी पिक होगी। ओके, DLF होगी आपकी पिक। अच्छा, एक बार परसिस्टेंट को रिविजिट करते हैं। पार्थिव, कल भी हमने ये स्टॉक बार बार डिस्कस किया था। अच्छे नंबर्स मिड कैप IT में, ये तीसरी बार बैक टू बैक अच्छे नंबर्स इस कंपनी ने डिलीवर किए हैं, और ये एक ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई की ट्रेजेक्ट्री में रहा है स्टॉक का। लेकिन इन लेवल्स पर क्या व्यू होगा यहाँ पर आपका? सी, नो डाउट वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है, लेकिन परसिस्टेंट का अगर आप 3 साल, 5 साल या इवन 10 साल का सेल्स ग्रोथ का ट्रैक रिकॉर्ड देखे और EPS ग्रोथ का ट्रैक रिकॉर्ड देखे, तो इट हैज ऑलमोस्ट मैच विद द स्टॉक परफॉर्मेंस। और स्टॉक परफॉर्मेंस की भी मैं बात करूं तो आई थिंक पिछले 5 साल में इट हैज बीन अ कंपाउंडिंग मशीन ऑफ 55%। कंपनी की जो स्ट्रैटेजी है वो काफी डिफरेंट है एज कम्पेयर टू दूसरे मिड कैप। उन्होंने जो क्लाइंट्स माइंड किए, वहां पे उनकी जो कमेंट्री आ रही है कि जो सेंटिमेंट है वो काफी स्ट्रांग है, और ऐसा नहीं हो रहा है कि उनके क्लाइंट्स के बजट्स डिफर हो रहे हैं। वहां पे पाइपलाइन अच्छी है, TCV स्ट्रांग है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रीजनरेटिव AI वहां पे उनका काफी अच्छा फोकस है। तो मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक अभी प्राइस टू परफेक्शन है, लेकिन कोई भी डिक्लाइन आता है 5 to 10% का, तो आई थिंक परसिस्टेंट सिस्टम इज अ वेरी गुड IT कंपनी टू होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। ओके, एक बार जरा IGL रिविजिट करते हैं। और ये देखिए, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, हमने कल इसको एक क्या चल रहा है मैं स्पॉट किया था इसको, कि क्यों ये इतना वीकनेस दिखा रहा है स्टॉक। क्योंकि जो एक दिल्ली गवर्नमेंट की एक पॉलिसी से रिलेटेड एक इशू है कि ओला उबर जो है वो उनको इलेक्ट्रिक शायद होना पड़े, और अब तक तो खैर पूरी की पूरी फ्लीट वहाँ दिल्ली NCR में तो खासतौर से पूरी की पूरी CNG पे ही चलती है। तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट की वजह से स्टॉक करीब करीब अब 7.5% नीचे यहाँ पर। वैसे जब से गैस प्राइसेस बढ़े हैं इतना, कोई बहुत ज़्यादा डिस्टेंस रह नहीं गया था
गैस और डीजल की गाड़ियों में भी ऐसे भी प्राइस के हिसाब से, लेकिन अभी इस समय यहाँ पर एक इम्पैक्ट करीब करीब 7% नीचे। पार्थिव, इसको नीजर्क मान के खरीदें इसमें या फिर अवॉइड करें अभी? आई थिंक इस तरह की जब पॉलिसी चेंजेस होती है तो हमने देखा है कि काफी टाइम पहले इस तरह की सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज पे काफी नेगेटिव रिएक्शन आता है। मुझे लगता है कि आईजीएल एक फॉर्मिडेबल प्लेयर है और ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है टू बाय, बिकॉज हम जानते हैं कि आगे जाते आई थिंक इनका जो वॉल्यूम ग्रोथ है और जो ज्योग्राफीज में ये काम कर रहे हैं वहाँ पे काफी एक्सपेंशन का स्कोप है। नई ज्योग्राफीज भी बिड उन्होंने अच्छी की है, तो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ सस्टेन रहेगा। तो आईजीएल आई थिंक ये गिरावट पे बाय करनी चाहिए। बट पे बाय करना चाहिए, ये इस समय व्यू। मार्केट ठीक ठाक है, वैसे मार्केट ठीक ठाक है। निफ्टी अभी के लिए डे लो प्रोटेक्ट कर रहा है 19,580 पर। और वीरू, जो हमारी सुबह भी अप्रोच थी कि अगर 19,512 के ऊपर स्टेबल हो तो एक बार के लिए 19,480 के स्टॉप के साथ आप ट्रेड ट्राई कर सकते हैं। मतलब लेकिन एक चीज़ है, ये ट्रेड्स जो है 50-60 पॉइंट वाली ट्रेड्स हैं, इससे ज़्यादा की नहीं है। तो ये नहीं है कि अब आप इसमें बने रहें कि 200 पॉइंट मिल जाएंगे मुझे, ये भी नहीं होगा। मतलब होना चाहिए, होने को मार्केट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन 50-60 पॉइंट आपको मिल गए होंगे उस हिसाब से। वो अभी ट्रेड्स जो है ना उसी हिसाब से रखनी होंगी आपको। जी हाँ, और इस 50-60 अंकों को देने में एक और स्टॉक का बड़ा योगदान है, दैट्स रिलायंस। याद रखिएगा, मैं इंडेक्स के पर्सपेक्टिव से बात करने जा रहा हूँ, सिर्फ स्टॉक पे नहीं। और क्योंकि एक बड़ा भाग है, इटसेल्फ एक सेक्टर है। इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं। गेनर्स में सबसे ऊपर कंट्रीब्यूटर्स में आज का रिलायंस का लो जो था वो एग्जैक्टली सिमिलर था 4 अक्टूबर के लो। यानी ये दोनों कैंडल्स, 4 अक्टूबर की जो कैंडल का लो था वो इस दौर का इसका सबसे लोवेस्ट क्लस्टर था। मतलब पोस्ट आप समझ लीजिएगा कि जुलाई 2023। तो वहां से एक रिवर्सल है। टेक्निकल्स में इसे अमूमन एक डबल बॉटम की संज्ञा कही जाती है, लेकिन अभी उसको हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि उसके कंफर्मेशन के लिए एक सेशन की और जरूरत होती है, 2 सेशन की और जरूरत होती है। लेकिन मानस, ये लोज सिमिलर थे। आपका रिलायंस पे व्यू इंटरडे प्रोस्पेक्टिव से आज थोड़ी सी कंट्रीब्यूट कर रहा है स्ट्रेंथ में ये? तो बिल्कुल सही आपने कहा कि लोअर लेवल पे अगर आप देखें तो पिछले लो के आसपास ही स्टॉक ने सपोर्ट लिया। अगर हम केवल प्योर इंटरडे के हिसाब से भी देखें तो अभी भी आपको वेट करना पड़ेगा। 2320 के ऊपर खरीदारी करेंगे। अगर 2320 के लेवल्स ब्रीच होंगे तो 2304 के स्टॉप लॉस से आप इंटरडे के लिए खरीदारी कर सकते हैं। उस केस में शायद आपको 2345 से 2350 तक के, जो कि 200 डे मूविंग एवरेज है, वहां तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। रिलायंस करीब 2312 पे 2313 पे डे हाई पर ट्रेड करता हुआ। अनुज, वो नई टाटा सफारी देखी आपने और हैरियर देखी? नहीं वीरू, नहीं देखी मैंने। अच्छी है, अच्छी गाड़ी अच्छी है, और मुझे देखने का मौका मिला गाड़ी को। अच्छी लगी गाड़ी। और देखिए, टाटा मोटर्स आपकी स्क्रीन पे 574.80 पे ट्रेड करता हुआ, स्ट्रॉन्ग मूव देता हुआ, और ये इसी मूव के साथ डे हाई प्लस, याद रखिएगा इट्स एन ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री 674, माफ कीजिएगा 674। आशीष बहती जी, इस हल्के से फ्लैग ब्रेकआउट पे आपका व्यू क्या है? ऑल दो इंडेक्स ऐसी परिस्थिति में नहीं है कि मैं किसी भी इंडेक्स काउंटर पर बहुत आतुर हो जाऊं कि नहीं जनाब ये आज चलेगा ही चलेगा, बट इन आइसोलेशन आपको टाटा मोटर्स लग कैसा रहा है इस वक्त? जी वीरेंद्र जी, इनफैक्ट रिलेटिव स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रांग है टाटा मोटर्स में कि इसमें इंडेक्स की गिरावट का कोई भी असर नहीं देखने मिल रहा है। कल भी इसमें एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखने मिला था, जब फॉलो थ्रू बाइंग बहुत स्ट्रांग है। और जिस आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है, हमें लग रहा है कि 695 और उसके बियॉन्ड की अभी ट्रेजेक्टरी पार करने वाला है। 700 जरूर एक क्रूशियल लेवल रहेगा और एक रेजिस्टेंस जोन भी बनेगा, थोड़ा सा साइकोलॉजिकल लेवल बन जाएगा। तो खरीदारी की सलाह है, कोई भी डिप आता है उसमें भी पोजीशन बनाने की सलाह है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 663 का कैसे मेंटेन करें। टाटा मोटर 675 डे हाई की ट्रेजेक्टरी मार्केट ट्रेड करता हुआ, और ये इस दौर का इसका हाई भी है। निफ्टी वही गया, मतलब 19,580 के जोन में, वहां से थोड़ा सा रिट्रेस होकर बैकफुट पे आ गया। और यूनाइटेड ब्रेवरीज को देखिए आप रिजल्ट रिएक्शन में, अब 1628, क्या गजब का स्विंग है इस काउंटर में। अनुज, आज मेरे ख्याल से बिग स्टॉक्स में आज कोलगेट का जिक्र किया गया था ना? कोलगेट था आज, उसमें स्पॉटलाइट में का था। जिक्र किया गया था, कोलगेट स्पॉटलाइट में था। लेकिन वीरू, यूनाइटेड ब्रूअरीज भी हमने 3-4 बार डिस्कस किया है, और मेरी वो एक डार्क हॉर्स स्टॉक्स में भी एक रहा है यूनाइटेड ब्रूअरीज। नई मैनेजमेंट का एक इम्पैक्ट शायद दिखना शुरू होगा यहाँ पर। खैर अभी तक तो ये
नई मैनेजमेंट का असली इम्पैक्ट तो इस क्वार्टर से दिखाई देगा, लेकिन क्लियरली यहाँ पर एक मूव आ रहा है एक उसको लेकिन एक बार जरा वो वीरू आईजीएल को फिर रिविजिट करते हैं, जो हमारे दर्शकों ने कल मिस कर दिया होगा। कल सबसे पहले हमने ये जो चीज़ बताई थी कि क्यों आईजीएल में इस तरीके की गिरावट आई, और एक जो ड्राफ्ट पॉलिसी है उसकी वजह से करीब करीब 8.5% नीचे स्टॉक। एक बार वो ग्राफिक्स वापस प्ले कर देते हैं अगर जिन्होंने उसको मिस कर दिया था कि क्यों आईजीएल में इतनी बड़ी गिरावट आई। अब 8.5% का डिक्लाइन यहाँ पर, हालांकि मुझे अब लग रहा है कि थोड़ा सा ये नी जर्क है, लेकिन आईजीएल के साथ इशू क्या है कि आईजीएल दिल्ली में मोनोपोली है उसकी, इसके लिए तो वो जो ईवी पॉलिसी है वो ये करेगी 2030 तक सभी कमर्शियल व्हीकल्स को ईवी में बदलना होगा, और इसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली आईजीएल के जो सीएनजी बिजनेस है, 2 बिजनेसेस होते हैं गैस कंपनियों के, एक सीएनजी एक पीएनजी, और सीएनजी कमर्शियल व्हीकल्स के लिए होता है, गाड़ियों के लिए होता है या फिर पर्सनल गाड़ियों के लिए, और पीएनजी घर के उसके लिए होता है। तो घर के उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीएनजी बिजनेस पर थोड़ा सा दबाव आ रहा है। तो ये कल एक इम्पैक्ट आया था जिसकी वजह से आज भी यहाँ पर मूव कंटिन्यू कर रहा है। तो बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।